Hello everyone, welcome to Sneha History Classes. I hope you all are doing well. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द बैटल ऑफ बक्सर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम बीए थर्ड सेमेस्टर की हिस्ट्री का सिलेबस कवर करने के लिए। तो नाउ आई हैव कम अप विद द टॉपिक्स और अब से हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके बीए थर्ड सेमेस्टर की हिस्ट्री का सिलेबस कवर हो जाए। और शुरू करने से पहले काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे स्टडी मटेरियल की डिमांड करते हैं, तो बेटा जो मेरा टेलीग्राम चैनल है आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे और उसका जो लिंक है वो मैं हमेशा अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करती हूँ, तो आप उसके थ्रू मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि एसपी सब्बरवाल जो ऑथर है उनकी लिखी हुई बुक है। इसके अलावा डॉक्टर के गुप्ता हैं, अरोरा हैं, सो मेनी ऑफ द बुक्स आर देयर। ठीक है, मेरे को सब्बरवाल और गुप्ता पसंद है, तो आप भी चाहें तो उनको परचेज़ कर सकते हैं। उनके ऊपर सारा मटेरियल अवेलेबल है और मैं भी इन्हीं सब बुक्स को, इसके अलावा और कुछ जो बुक्स हैं उनको कंसल्ट करके ही आपको पढ़ाती हूँ। तो बाकी आपको अगर नोट्स चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में तो मिल ही जाएंगे। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो है बैटल ऑफ बक्सर। ये फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर की अगर हम बात करें तो इससे पहले बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, तो उसी का कॉन्सिक्वेंस है कि आप देखेंगे उसके बाद अगला जो है बैटल ऑफ बक्सर होता है। ये कब फाइट किया जाता है? इन द ईयर 1764 सीई। और आप देखेंगे अगर हम बंगाल की हिस्ट्री की बात करें तो 1757 से 64 के बीच में, तो उसमें आप यही देखोगे कि जो पावर ट्रांसफ़र है वो नवाब से ब्रिटिशर्स को हो रहा है। और ये 8 ईयर्स में ही, ये जो शॉर्ट टाइम है इसमें ही आप देखोगे 3 नवाब आपको बंगाल में देखने को मिलेंगे। जो सबसे पहले हैं वो थे सिराजुद्दौला, जिनको हटा के मीर जाफ़र नेक्स्ट नवाब बनते हैं और उसके बाद मीर कासिम जो है वो अगले नवाब बनते हैं। और अल्टीमेटली आप देखोगे विद द बैटल ऑफ बक्सर क्या होता है। ये बैटल एक्चुअली दो लोगों के बीच में होती है। एक साइड पे तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और दूसरी साइड में आपको 3 कंबाइंड फोर्सेस मिलेंगी। पहली तो है मीर कासिम की जो कि नवाब हैं बंगाल के, इसके बाद है सुजाउद्दौला जो है नवाब हैं अवध के, और शाह आलम टू जो मुगल एम्परर हैं। तो ये दोनों साइड से जो फाइट होती है और उसमें आप देखेंगे अल्टीमेटली जो ब्रिटिशर्स हैं वो जीतते हैं। ठीक है, और तो ये तो कुछ मैंने ब्रीफली आपको बता दिया। अब हम सीधा कॉजेज़ के ऊपर आते हैं कि कौन कौन क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये जो बैटल है ये फाइट करी जाती है। सबसे पहला आप देखेंगे यहाँ पे है इम्पीरियलिस्ट डिज़ाइन ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए आपको मालूम है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर आए थे और धीरे धीरे वो अपनी जो है पॉलिटिकल एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने की इंडिया में कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अभी आप देखोगे पहली बार बैटल ऑफ प्लासी के बाद यहाँ पे उन्होंने जो है एक तरीके से अपना कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल समहाउ कोशिश करिए इस्टेब्लिश करने की, जो कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद तो उनके हाथ में पूरी की पूरी तरीके से वो कंट्रोल आ जाएगा। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इम्पीरियल डिज़ाइन है तो इनका काम ही यही है कि जो कॉलोनीज़ इन्होंने इंडिया को एज अ कॉलोनी इस्टेब्लिश किया है और यहाँ से जो भी रॉ मटेरियल ये लेके जाते हैं, एंड देन यू नो द होल गेम कि ये क्यों फाइट चल रही है। बिकॉज ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं इनको चाहिए रॉ मटेरियल, तो ये जितनी कॉलोनीज़ बना रही है यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते हैं और वहाँ पे अपने कंट्रीज़ में ये उसको मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर उन्हीं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को यहाँ पे मार्केट में जा लाके वो सेल किया करते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, ये जो भी मर्केंटलिज्म है या जो भी आप देखेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसमें इनका मेन फोकस यही है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना, इंपोर्ट को कम करना और इसके अलावा जो है आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मनी इकट्ठा करना रॉ मटेरियल के थ्रू लेके जाके और मैन्युफैक्चर गुड्स को यहाँ पे बेच के। तो यही पूरी गेम जो है वो सारी यूरोपियन कंट्रीज के बीच में चल रही है और ये एशिया को, अफ्रीका को, अमेरिका को, सबको अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बना चुके हैं और इस तरीके से इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो आप देखोगे एक इम्पॉर्टेंट यही है कि यही इसी डिज़ाइन की वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे बंगाल में ये आते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना भी ट्रेड है उसको कंट्रोल कर लें। तो ऑब्वियसली मीर कासिम जो है उसको ये चीज़ पसंद नहीं आती है। अब वो नाम का सिर्फ राजा रह गया है, उसके पास कोई पैसा नहीं है, क्योंकि जो जितना भी प्रॉफिट है, जो भी पैसे को कंट्रोल कौन करने की कोशिश कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो एक पपेट की तरह ही है और वो पपेट वो ज़्यादा समय तक रहना नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पैसा आए
जिससे कि वो पूरी अपनी एम्पायर को गवर्न करे। तो ये एक रीज़न बनता है कि ऑब्वियसली इंग्लिश को, ब्रिटिशर्स को ये बात मीर कासिम की पसंद नहीं आती है, और मीर कासिम जो है वो ब्रिटिशर्स के हिसाब से नहीं चलना चाहते, जिसकी वजह से आप देखोगे ये बैटल होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, दिस इज़ द नेक्स्ट वन, डिस्कॉर्ड बिटवीन मीर कासिम एंड द इंग्लिश। सो अब देखोगे मीर कासिम और जो इंग्लिश के बीच के relations हैं, they were not very smooth, and he was supported by Vansittart and some other members of the council at Calcutta. uh, देखिए वेंसिटाट कोशिश करते हैं कि मीर कासिम को सपोर्ट करने, बट जो उनके अगेंस्ट जो मेंबर हैं काउंसिल में, कैलकटा काउंसिल में, वो जो भी नवाब के प्लान्स हैं उसको डिसअप्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी एक्ट लाने की, जो भी कोशिश करते हैं मीर कासिम इम्प्रूवमेंट करने की, उन सब पे जो आप देखोगे एक तरीके से काउंसिल के मेंबर्स जो हैं उस पर पानी फेर देते हैं। और जो कंपनी है उन्होंने मीर जाफ़र को डिथ्रोन करके एंथ्रोन किया था मीर कासिम को। ठीक है, तो उसके पीछे रीज़न यही था कि वो चाहते थे मीर कासिम को सिर्फ एक पपेट रूलर बनाना, जो कि उनके हाथ की कठपुतली बनकर ही नाचे, जैसा वो बोलें उस हिसाब से वो करें। पर यहाँ पे आप देखोगे मीर कासिम थोड़े एम्बिशियस हो गए हैं, वो चाहते हैं, उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये यहाँ पे सिर्फ जो है अपने प्रॉफिट का सोच रहे हैं, और यहाँ पे उनको किसी की नहीं पड़ी है। तो वो चीज़ जब उनको समझ में आती है तो वो कोशिश करते हैं कि अपने एम्पायर को थोड़ा अच्छे से किस तरीके से कंट्रोल वापस से अपने हाथ में लें, बट उस चीज़ में वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और आप देखेंगे और क्या होता है, बिगिनिंग में ही डिड ट्राई टू प्लीज़ द कंपनी। जब वो शुरुआत में जब राजा बने थे तो कोशिश करी थी उन्होंने, पर उनको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि कंपनी की डिमांड जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, और वो उनकी डिमांड पूरी करते करते ये इनका सारा पैसा जो है वो चला जाएगा, पर कंपनी की डिमांड नहीं ख़त्म होगी। तो उसके बाद से वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से कंट्रोल जो है अपने हाथ में ले। तो इस वजह से भी आप देखोगे दोनों के बीच का रिलेशन काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है दोनों के रिलेशन पे, तो ये भी एक रीज़न बनती है बिहाइंड दी बैटल। नेक्स्ट हम देखें कि अटेम्प्ट्स बाय मीर कासिम टू इम्प्रूव इंटरनल अफेयर्स ऑफ बंगाल। तो जब ये चीज़ समझ में आ जाती है मीर कासिम को कि ज़रूरत है अपने एम्पायर को अपने हाथ में लेने की और उसको और बेटर मतलब इंटरनली और इम्प्रूव करने की, तो उसमें वो क्या कोशिश करते हैं, मीर कासिम मेड अ कंसर्न्ड अटेम्प्ट टू रीबिल्ड द इंडिपेंडेंट स्टेट इन बंगाल। तो कोशिश करते हैं कि दोबारा से एक इंडिपेंडेंट स्टेट यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाए। एंड ही शोड ग्रेट कैपेसिटी, एनर्जी एंड स्किल्स एज अ रूलर। तो एज अ रूलर भी वो उनमें वो काबिलियत थी कि वो मतलब ये सब चीज़ें वो कर सकते थे, उनके अंदर ये काबिलियत थी, तभी अपने एफर्ट्स को या जो भी उनकी कैपेबिलिटीज़ हो उसको पूरी तरीके से वो यूटिलाइज करते हैं। और आगे चलकर टू ब्रिंग अबाउट इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट ही रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर। तो कुछ प्लान्स लेके आते हैं, एक्सपेंडिचर को कम करते हैं। रिकवर्ड ऑल areas of revenue, revise the assessment of land and dismiss the incapable servants employed by मीर जाफ़र। तो ये सारे efforts वो कोशिश करते हैं कि जिसकी वजह से अपने जो उनका स्टेट है इट शुड बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। और आगे चलकर ही ऑल्सो पेड स्पेशल अटेंशन टू द टास्क ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग हिज ट्रूप्स एंड सेट अप अ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर आर्म्स। तो अपनी मिलिट्री जो पावर है, मिलिट्री स्ट्रेंथ को और पावरफुल बनाने की कोशिश करते हैं और अपनी ट्रूप्स को रीऑर्गेनाइज करते हैं, और इसके साथ साथ ऐसी फैक्ट्री सेटअप करने की कोशिश करते हैं जो कि आर्म्स मैन्युफैक्चर करे। और इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप वो चलते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी कैपिटल जो कि मुर्शिदाबाद थी उससे शिफ्ट करके मोंगेर को कैपिटल बना देते हैं। वो इसके पीछे रीज़न ये था कि मुर्शिदाबाद में ब्रिटिशर्स का काफ़ी कंट्रोल था, वो उनके एरिया से काफ़ी, कैलकाटा से काफ़ी पास है मुर्शिदाबाद, तो उस पर कंट्रोल करना उनके लिए बहुत आसान था। बट मुंगेर जो है वो थोड़ा डिस्टेंट हो जाता है, और यहाँ पे आप देखोगे उनके एरिया से थोड़ा सा दूर है, तो जहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि बिकॉज कैपिटल शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, पावर शिफ्ट हो जाएगी, तो ये कोशिश वो करते हैं। सो अगला हम देखेंगे क्या होता है। ऑब्वियसली ये जो भी चीज़ें वो करते हैं मीर कासिम, ये सारी चीज़ें जो है ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आती है। नेक्स्ट आप देखेंगे कंप्लेंट्स अगेंस्ट द गोमास्ताज। तो गोमास्ताज क्या है पहले तो वो समझ लेते हैं। तो ये कंपनी के बेसिकली गोमास्ताज जो थे वो नेटिव एजेंट्स थे कंपनी के, ठीक है, वीवर्स थे, आर्टिसंस थे। तो ये कंपनी ने ही इनको एम्प्लॉय किया हुआ था और ये उन्हीं के लिए ज़्यादा वफादार थे, ठीक है। तो उनके काम जो है वो गोमास्ताज कंपनी के काम को
को देखते थे। सो एक ये भी रीज़न था कि बैटल ऑफ बक्सर का, द एक्सप्लॉयटेशन एंड अनफेयर एडवांटेजेस टेकन बाय गोमस्ताज। तो ये आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी मर्चेंट्स हैं, जो वीवर्स हैं, जो आर्टिसंस हैं, उनको, जो नेटिव हैं, ठीक है। और बिकॉज ये तो वफादार किसके हैं, कंपनी के, क्योंकि कंपनी ने इनको जो है अपॉइंट किया गया है, तो जिनकी वजह से अपनी जो पोजीशन है उसका गलत फ़ायदा उठा रहे थे, तो जिसकी वजह से जो लोकल्स हैं उनको काफ़ी नुकसान हो रहा था। अब क्या होता आगे, जो 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 वीवर्स थे उनको फोर्स किया जाता था टू साइन एन अंडरटेकिंग फॉर द डिलीवरी ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट सर्टेन प्राइस विदाउट नोइंग एग्जैक्ट टर्म्स ऑफ दिस अंडरटेकिंग। तो उनसे अंडरटेकिंग साइन तो करवा लेते थे, और बट उनको वीवर्स को पता ही नहीं है उस अंडरटेकिंग में क्या लिखा हुआ है, तो जिसकी वजह से जो प्राइस वो बात डिमांड करते थे उससे बहुत कम उनको मिलता था। तो बेसिकली गोमस्ताज तो पूरा फ़ायदा उठा रहे थे, ठीक है, अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर रहे थे, तो जिसकी वजह से क्या है ये चीज़ क्योंकि देखो जब रेवेन्यू सारा का सारा कंपनी के पास जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा, तो पैसा सारा उनके पास जा रहा है, तो रेवेन्यू किंग के पास नहीं आ रहा है, मीर कासिम के पास, और जब पैसा उसके पास नहीं आएगा तो वो कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, तो ये प्रॉब्लम थी। और नेक्स्ट हम देखेंगे इशू ऑफ इनलैंड ट्रेडिंग। तो एक तो गोमस्ताज उनके ऑफिशियल्स हैं जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा हम देखेंगे इनलैंड ट्रेडिंग की क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो इसमें आप देखोगे इट वॉज द इनलैंड ट्रेड क्वेश्चन विच जेनरेटेड द क्राइसिस। तो यहाँ पे क्राइसिस और बढ़ जाता है। जो दिस इनलैंड ट्रेड वॉज बींग कैरिड ऑन इन सॉल्ट, बीटल, टोबैको एंड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी ट्रेडेड इन गुड्स विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी टू द नवाब, वेर एज लोकल मर्चेंट्स हैड टू पे ड्यूटी। आपको पता है दस्तक की राइट पे जो पास था बैटल ऑफ प्लासे, अगर आपको याद होगा, तो दस्तक के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। दस्तक क्या था, बेसिकली एक पास दे दिया था जिससे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, फ्री में ट्रैवल कर रहे थे, उनको कोई ड्यूटी नहीं भरनी पड़ती थी। तो सिमिलरली आप देखोगे वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो जो सर्वेंट्स है कंपनी के, वो जो भी गुड्स को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, उनमें उनको कोई ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ रही है, वेर एज जो लोकल मर्चेंट्स हैं उनको ड्यूटी, अब उनके ऊपर ड्यूटी भी बढ़ा दी जाती थी, आप देखेंगे। एंड द कंपनी ऑफिशियल्स ऑल्सो सोल्ड परमिट्स ऑफ ट्रेड टू इंडियन मर्चेंट्स। ऊपर से क्या कर रहे थे, वो जो उनका राइट है, ठीक है, वो उस राइट को, जो परमिट है, उसको बेच दे रहे थे इंडियन मर्चेंट्स में। तो इससे क्या हो रहा था, अगेन रेवेन्यू, जो पैसा राजा के पास आना चाहिए वो नहीं जा पा रहा था, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही थी। एंड इसके साथ साथ द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी वर दस मेकिंग ह्यूज मनी। तो सारा फायदा किसको हो रहा है, कंपनी के सर्वेंट्स को सारा पैसा क्योंकि उनके पास जा रहा है, वेराज जो मीर कासिम है, जो रूलर है, उनके पास कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है। एंड द इशू हैड सीरियस फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। सो इसकी वजह से एज अ रिजल्ट द मीर कासिम वॉज डिफ्रॉटेड ऑफ हिज सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड हिज एक्सचेंज सफर्ड बिकॉज ड्यूटीज वर नॉट पेड, क्योंकि ड्यूटीज़ कोई पे ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो जिसकी वजह से नुकसान अल्टीमेटली किसका हो रहा है, मीर कासिम का। वेराज जो इंग्लिश मर्चेंट्स हैं उनका फ़ायदा हो रहा है, जो भी ऑफिशियल्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। आगे चलकर क्या होता है, द इंडियन ट्रेडर्स हु वर नॉट एसोसिएटेड विद द इंग्लिश ट्रेडर्स सफर्ड हैवी लॉसेज इन अनफेयर कॉम्पिटिशन। क्योंकि एक तरफ तो वो मर्चेंट है जो कि ड्यूटी फ्री होकर अपने प्रोडक्ट लेके आ रहा है, वेर एज दूसरी तरफ ऐसा मर्चेंट है जो कि सारी ड्यूटीज़ भरते हुए आ रहा है। तो ऑब्वियसली जो अगर गुड्स की बात करें, तो जो बिना ड्यूटी के आ रहा है लेके, उसके गुड्स जो है वो सस्ते होंगे, तो जिसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है, इन जो लोकल मर्चेंट्स हैं उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है। एंड प्रोडक्शन, इसकी वजह से प्रोडक्शन सफ़र कर रहा है, बिकॉज पेजेंट्स अनेबल टू सिक्योर रीजनेबल प्राइजेस फॉर देयर प्रोड्यूस इन सम केसेस। क्योंकि जो उनको प्रोड्यूस का पैसा मिलना चाहिए पेजेंट्स को, वो नहीं मिल पा रहा है, तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी सफ़र कर रहा है। एंड जिसकी वजह से द पेजेंट दे गेव अप प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, टोबैको एट्सेट्रा। तो ठीक है, इन सारी चीज़ों की वजह से जो है आप देखेंगे मीर कासिम का काफ़ी नुकसान हो रहा है। 1762 में मीर कासिम मेड एन ऑफिशियल प्रोटेस्ट बिफोर द कैलकटा काउंसिल। तो वो अपनी जो ये प्लिया है ये कैलकटा काउंसिल के सामने लेकर आते हैं, और वेंसीटाट जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं उनको, बट जो बाकी के मेंबर्स हैं कैलकटा काउंसिल्स के, वो उनकी प्लिया को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मीर कासिम एबॉलिश्ड ऑल ट्रांजिट ड्यूटीज थ्रू आउट हिज डोमिनियन। तो जितनी भी ट्रांजिट ड्यूटी है वो सारी वो एबॉलिश कर देते हैं, जिससे कि जो अनड्यू एडवांटेज मिल रहा था इंग्लिश सब्जेक्ट्स को वो ना मिल सके।
ठीक है, कि उनको फालतू में जो बेनिफिट्स हो रहा है वो ना हो, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, दिस मेजर्स डिप्राइव द इंग्लिश ट्रेडर्स ऑफ देयर अनफेयर एडवांटेज। अब क्या था, जो उनको अनफेयर एडवांटेज मिलता था क्योंकि अबॉलिश कर दी ट्रांसिट ड्यूटी, तो अब उनको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो जिसकी वजह से क्या था, द कैलकाटा काउंसिल डिक्लेयर दैट इट वाज अ ब्रीच ऑफ द कंपनी प्रिविलेजेस, ठीक है। तो इसकी वजह से कि ये तो एक तरीके से धोखा है कंपनी के प्रिविलेजेस को, तो ये चीज़ जो है कंपनी को पसंद नहीं आती है, मीर कासिम का जो ये स्टेप था, और इसकी वजह से दोनों के बीच में और जो ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मर्डर ऑफ प्रोमिनेंट इंडियंस एंड इंग्लिश प्रिजनर्स। तो अब क्या होता है आगे चलकर, जो रॉबर्ट क्लाइव हैं वो उन्होंने अपॉइंट किया था राम नारायण को, जो कि एक फेवरेट थे इंग्लिश के, मतलब आप देखोगे बहुत सारे नेटिव्स जो थे देवर लॉयल टू द ब्रिटिशर्स, ठीक है, और इसीलिए उन्होंने अच्छी अच्छी पोजीशन पे उनको रखा हुआ था। तो सिमिलरली जो राम नारायण थे वो ज़्यादा फेथफुल थे ब्रिटिशर्स के लिए, और उनको जो है रॉबर्ट क्लाइव ने ही वॉज अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार। सो राम नारायण को डेप्यूटी गवर्नर बनाया गया बिहार का। अब क्या होता है, और ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द रिपीटेड रिक्वेस्ट बाय नवाब टू सबमिट हिज अकाउंट्स। तो नवाब बार बार उनको रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आप जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो सबमिट करवाइए, पर उसके बावजूद उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो जिसकी वजह से मीर कासिम को शक होता है, एंड जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है मीर कासिम को, ही सीज्ड ऑल हिज वेल्थ एंड ऑन हिज वे टू पटना ही क्रूअली पुट टू डेथ्स, ठीक है। तो मतलब जब वो वापस, तो उनकी सारी वेल्थ को सीज कर लिया जाता है, और इसके साथ साथ बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स जिसमें से राजा राम नारायण भी थे, इसके अलावा दो और सेठ ब्रदर्स थे, राजा राज बल्लभ एंड उनके बेटा जो था सस्पिशन पे। तो आप देखोगे उन कईयों को मर्डर किया जाता है और कईयों के ऊपर सस्पिशन जो है वो रखा जाता है। So a surprise attack on Patna by the English led to a full-scale war between the English and मीर कासिम। तो इसकी बाद क्या होता है, इस इंसिडेंट के बाद, ठीक है, कि जो जो ब्रिटिशर्स हैं वो सरप्राइज अटैक प्लान करते हैं पटना पे, जिसकी वजह से मीर कासिम काफ़ी नाखुश होते हैं और उनकी उस बैटल में, उस वॉर में उनकी हार भी होती है। तो जिसके बाद मीर कासिम ऑर्डर द इंग्लिश प्रिजनर्स नंबरिंग अबाउट 200 एट पटना टू बी मैसेकर्ड। तो जितने भी पटना की जेल में लगभग 200 ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे, प्रिजनर्स थे, ठीक है, उनको जो है मैसेकर किया जाता है। तो यहाँ से आप देखोगे जो वॉर है वो और ज़्यादा, जो बैटल है वहाँ से तो अब तो ये इनएविटेबल होगी, अब तो फाइट होके रहेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे डिथ्रोनमेंट ऑफ मीर कासिम। तो ये सारी चीज़ों को देखकर ब्रिटिशर्स काफ़ी परेशान होते हैं, और अल्टीमेटली सो टाइम एंड अगेन मीर कासिम हैड रिफ्यूज टू एक्ट एज पर द फैंसी ऑफ द ब्रिटिश। तो मतलब जो भी अंग्रेज चाह रहे थे उसके हिसाब से मीर कासिम नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, उनको फाइनली डीथ्रोन कर दिया जाता है। कब? इन द ईयर 1763, मतलब उनको गद्दी से हटा दिया जाता है, और उनकी जगह जो है मीर जाफ़र को वापस से जो है गद्दी पे बिठा दिया जाता है। तो जिसकी वजह से अगेन एनिमोसिटी जो है क्रिएट होती है। मीर कासिम वॉज वेरी अनहैप्पी विद दिस, एंड बट इसके बाद मीर कासिम ही डिड नॉट लूज हार्ट एंड ही कैप्चर्ड कासिम बाजार, बट द ब्रिटिश ट्रूप्स ओवरपावर्ड हिज आर्मी। तो हार नहीं मारते मीर कासिम, कोशिश करते हैं लड़ने की, और कासिम बाजार को खैर कैप्चर कर लेते हैं, बट अल्टीमेटली आप देखोगे जो ब्रिटिशर्स हैं अपनी आर्मी के थ्रू उनको वो जीत जाते हैं, और इस तरीके से मीर कासिम की हार होती है। एंड लास्ट में हम देखेंगे द रियल एंड द इमीडिएट कॉज। तो मेन तो देखिए यही है कि मीर कासिम के जो एम्बिशियस डिज़ाइन थे, क्योंकि वो चाहते थे वापस से एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना बंगाल को, जो कि फ्री हो ब्रिटिशर्स से, तो वो चीज़ वो चाहते थे। और दूसरी तरफ जो इंग्लिश है वो चाहते थे अपना कंट्रोल यहाँ पे इस्टेब्लिश करना। तो ये मेन रीज़न बनता है इनकी जो बैटल है उसके पीछे। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एनॉमली ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन। तो दोनों को पावर चाहिए, दोनों को पैसा चाहिए, और उस वजह से दोनों के बीच में फाइट होती है। सो थोड़ा सा इवेंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि इस इवेंट में, देखिए ये तो हमने कॉजेज़ डिस्कस कर लिए कि क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से बैटल होती है। अब हम देख लेते हैं ये बैटल होती कैसे है। सो मीर कासिम जो है मतलब अब फाइट चल रही है ब्रिटिशर्स और मीर कासिम के बीच में। तो मीर कासिम वॉज डिफीट बाय द ब्रिटिश इन कतवा इन बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट जुलाई 9, 1763। तो वहाँ पे बुर्दवान में उनकी हार होती है मीर कासिम की। उसके बाद आगे चलकर आप देखेंगे उदवा नाला नियर राजमहल,
और यहाँ पे भी वो हारते हैं। मीर कासिम हैसन टू मोंगेरी एंड देन टू पटना, फिर वहाँ से वो मुंगेर और उसके बाद पटना जाते हैं। अपेरेंटली रिपीटेड डिफीट्स ड्रोव हिम टू डेस्परेशन एंड फ्रॉम पटना ही वॉज चेस्ड बाय द इंग्लिश टू द रिवर करमनसा। तो वहाँ से वो भागते हैं, ठीक है, और उनको जो ब्रिटिशर्स हैं वो चेस कर रहे होते हैं। उसके बाद ही क्रॉस्ड ओवर, वो रिवर को, जो रिवर करमनजा है उसको क्रॉस करते हैं एंड ही एंटर द टेरिटरी ऑफ नवाब शुजाउद्दौला, जो कहाँ के नवाब है, वो है अवध के, ठीक है। तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं दिसंबर 1763 में। और यहाँ पे जो शुजाउद्दौला के पास ऑलरेडी जो मुगल एम्परर शाह आलम टू ने भी शेल्टर लिया हुआ था, तो वहाँ पे जाके ये भी उनको शेल्टर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो नवाब शुजाउद्दौला है एंड हिज एंसेस्टर हैड सेट देयर आइज ऑन बंगाल, अब इनकी भी चाहत थी कि बंगाल पे कब्जा करे। तो शुजाउद्दौला तो इस चक्कर में जो है क्या बोलते हैं, मीर कासिम का साथ देते हैं। सो ये तीनों पावर जो है, तीनों प्रिंसेस मीर कासिम, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू, दे मेड अ कॉमन कॉज दैट इज फॉर्म्ड अ कॉन्फेडरेसी टू ड्राइव अवे द इंग्लिश फ्रॉम बंगाल। तो कारण एक ही है कि इनको अंग्रेज़ों को बाहर निकालना है बंगाल से, तो इस वजह से ये तीनों हाथ मिला लेते हैं। और इनकी कंबाइंड फोर्सेस की पावर थी लगभग 50,000, और वेराज आप देखोगे इंग्लिश आर्मी की स्ट्रेंथ थी 7,000। बट बैटल फील्ड में बहुत ही फ्यूरियस बैटल फाइट की जाती है ऑन अक्टूबर 23, 1764 CE। और यहाँ पे मेजर हेक्टर मुनरो जो है, ही प्रोसीडेड अगेंस्ट देम एंड इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट ऑन देम इन अ पिच्ड बैटल एट बक्सर, ठीक है। आमने सामने बहुत लड़ाई होती है धुआंधार, पर उसमें आप देखेंगे बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थी उनकी आर्मी स्ट्रेंथ, एक तो मतलब उनके पास पावर थी, आर्टिलरी बहुत स्ट्रांग थी उनकी, ठीक है, डिसिप्लिन तरीके से, ट्रेन तरीके से वो फाइट करते थे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो है आप देखेंगे उनकी जो आर्मी है वो जीत जाती है, वहाँ पे जो कंबाइंड फोर्सेस थी वो हार जाती है। और बट जो भी हो, दोनों साइड काफ़ी सफ़र करती है इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन एंड मटेरियल। और इंग्लिश की बात करें तो दे लॉस्ट अराउंड 847 पीपल एंड इसके अलावा अगर हम इंडियन साइड की बात करें तो 2,000 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स वर मतलब दे वर लॉस्ट। इसके बाद क्या होता है, एविडेंटली इट वाज अ विक्ट्री ऑफ सुपीरियर मिलिट्री पावर। जैसा मैंने बोला कि कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिशर्स की मिलिट्री पावर की अगर हम बात करें तो इट वाज फार मोर सुपीरियर देन द थ्री ऑफ देम। एंड इसके बाद जो मीर कासिम है, ही रैन अवे टू बी हर्ड नो मोर, डाइंग इन ऑब्सक्योरिटी। कुछ नहीं पता लगता है क्या होता है उसके बाद, उनके बारे में कुछ नहीं पता लगता है। आगे चलकर शाह आलम टू जो है, ही सबमिटेड टू द ब्रिटिश, वेयर एज नवाब शुजाउद्दौला रिट्रीटेड टू रोहिलखंड। तो यहाँ पे शाह आलम टू तो जो है सरेंडर एक तरीके से कर देते हैं, और शुजाउद्दौला जो है रोहिलखंड की तरफ जाते हैं। पर अगले ही साल जो है कारा में इनके बीच में फाइट होती है, इंग्लिश और शुजाउद्दौला के बीच में। और यहाँ पे कारा में जो है इंग्लिश जो फौज है वो शुजाउद्दौला को हरा देती है इन द ईयर 1765। और इस तरीके से द बैटल ऑफ बक्सर एंडेड विद द इंग्लिश विक्ट्री। सो यहाँ पे आप देखेंगे दीज वर द मेन कॉजेज एंड इवेंट्स, इसकी जो इम्पोर्टेंस है और ट्रीटी एंड सिग्निफिकेंस जो है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद एंड सिग्निफिकेंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ask me in the comment section of this video, and I hope you like the video. So if you like the video, so do not forget to subscribe my channel, like, share and comment. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Till then, take care, stay safe.